स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ईएमजी में। ऑनलाइन ईएमजी परिषदीय विद्यालयों की कक्षाएं तैयार कर रहा है। आप सभी तो महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को। कोरोना के संक्रमण की वजह से लॉकडाउन की स्थिति में विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, तो हमारे चैनल ऑनलाइन ईएमजी का एक छोटा सा प्रयास है कि परिषदीय विद्यालयों की कुछ ऐसी कक्षाएं तैयार की जाएं जो उसी सिलेबस पर आधारित हो जो विद्यालय में चल रहा है। ये किसी एक स्कूल से संबंधित नहीं, बल्कि ये तो क्लासेज हैं। आप लोग अगर इन्हें अपने बच्चों को प्रेषित करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 8954415528 पर ऐड लिखकर भेज सकते हैं, तो हम आपको वो क्लासेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं अगली क्लास कक्षा 6 के लिए हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। कक्षा 5 से जो बच्चे इस बार क्लास 6 में प्रवेश लेंगे उनके लिए ये बुक है और उसका आज हम पहली ही क्लास लेकर आए हैं। तो हम इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास क्या होता है, इतिहास का पता हमें कहाँ से चलता है, किस किस तरह से पता लगा कि ये इतिहास है, इतिहास में हमें क्या क्या मिलता है, ये सब हमारे इतिहास जानने के साधन और स्रोत हैं। तो इन साधनों, ये जो हमारे साधन हैं, इतिहास जानने के साधन हैं, ये हैं साहित्यिक स्रोत, धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, स्मारक और पुरास्थल। आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे और थोड़ी हमें इतिहास की जानकारी भी होगी। नया विषय जब बच्चों के लिए आता है तो उन्हें लगता है कि क्या है, लेकिन जब हम इसके अंदर चलेंगे तो धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि हमें इतिहास जानने के जो ये साधन हैं ये सही में किस तरीके से है। सिलेबस आपका आगे भी है। ये तो पहला शुरुआत है, फिर पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाण, वैदिक संस्कृति, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य जिनमें 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। उसके बाद भारत में जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है उसमें अलग अलग उसके व्यवस्थाएं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, कौटिल्य और मेगास्थनीज, अशोक का टोटल जो काल रहा है वो मौर्योत्तरकालीन भारत। फिर जब आगे चलते हैं तो आगे जाने पर हमें मिलता है गुप्त काल, पुष्यभूति वंश, राजपूत कालीन भारत, दक्षिण भारत के राज्य, और इसी के अंतर्गत हमारा दूसरा पार्ट आता है नागरिक शास्त्र का, जिसमें समाज, ग्रामीण रहन सहन, नगरीय रहन सहन, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन ये एक शुरुआत है। भगवान से दुआ करते हैं कि बहुत जल्द हम कोरोना संक्रमण के इससे मुक्ति पाएं और बहुत जल्द हमारे जब विद्यालय खुलेंगे तो हमारी आपसे मुलाकात होगी। फिर आप अपनी कक्षाओं में अपने अध्यापकों से क्लास वाइज पढ़ेंगे। तो तब तक, जब तक की ऐसी स्थिति है, अगर कोई इन चीज़ों को पढ़ना चाहता है, कोई भी छात्र या कोई अध्यापक मेरी इस वीडियो को देख रहा हो और वो चाहता हो कि वो अपने स्कूल के बच्चों को उस ग्रुप से जोड़े, तो वो मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप उस नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास इतिहास के बारे में। इसमें हम आपको प्रश्न उत्तरी भी कराएंगे, साथ के साथ ही जो पाठ पढ़ाएंगे जितना भी उसमें जितना भी सही हो पाएगा उतना प्रश्न साथ के साथ कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पार्ट 1, कैसे पता करें कब क्या हुआ था, अर्थात वही कि इतिहास जानने के स्रोत। तो जिन बच्चों के पास बुकें अवेलेबल होंगी वो उसे पढ़ेंगे ही। इसके मेन पॉइंट मैं आपको बताता चलूँगा, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने का एक साधन है। तो उसके बारे में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। अतीत को 3 भागों में बांटा है।
वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व प्राक ऐतिहासिक काल। यानी कि यह वो समय था जबकि हमारे पास जो सामग्री या साक्ष्य उपलब्ध हैं उसकी कोई भी लिखित सामग्री नहीं है। यानी कि हमें वहाँ से कुछ वस्तुएं तो मिली हैं लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये वह काल है। दूसरा, वह जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं, वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसे कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। फिर आते हैं तीसरे काल की बात। जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल समय को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो मेन पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद आती है कि जब वो काल था तो क्या उस समय वो जो हमें मिले हैं साधन वो किस तरीके के थे। मानव ने जब लिखना शुरू किया तब उसे कागज का ज्ञान नहीं था। वह अपने लेखों को ताड़पत्रों, भोजपत्रों और ताम्रपत्रों पर लिखता था। तो कभी कभी बड़े शिलाओं, स्तंभों, पत्थरों की दीवारों, मिट्टी या पत्थर के छोटे छोटे फल को टुकड़ों पर भी लिखे जाते थे। अर्थात उस समय कागज नहीं था, तो कागज ना होने की स्थिति में इन चीजों पर लिखा जाता था। अब ये क्या थे? ये थे ताड़पत्र। ताड़पत्र जो है, ताड़पत्र ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते थे। भोजपत्र, भोजपत्र कहा जाता था भुर्ज नामक पेड़ की छाल। ताम्रपत्र, तांबे के पतले और चपटे टुकड़े। स्तंभलेख, पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र। और शिलालेख, पत्थर की चट्टान पर लिखे लेख। चलिए अब पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं। तो अभिलेख थे, अभिलेख जो पत्थरों पे लिखे गए थे। अभी यहाँ आया है शिलालेख, स्तंभलेख। तो सिक्के और मुहरे, तो यह अशोक के रुक्मिणदेही अभिलेख का अंश है जो लुम्बिनी नेपाल से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अशोक के इस अभिलेख पत्थर पर उत्कीर्ण होने के कारण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। तो ये वो अभिलेख है जो प्राप्त हुआ है। और अशोक के वहाँ ब्राह्मी लिपि उस टाइम, जैसे अभी हम देवनागरी लिपि का यूज करते हैं हिंदी लिखने में, उस टाइम ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता था। तो वहाँ से और दूसरी जगह से क्या मिला है, सिक्कों से क्या पता चलता है, अब ये देखना है। ये अभिलेख है, अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कुछ तरीके के नियम थे। ये एक नियम लिखा गया है कि लुम्बिनी में उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। अब दूसरी बात देखते हैं कि जो वहाँ से सिक्के हमें मिलते हैं, तो सिक्कों से क्या पता चलता है? सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट, उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को इस सिक्के पर घुड़सवारी करते दिखाया गया है। जैसे जैसे हम इतिहास को पढ़ेंगे तो इनके बारे में हमें पता चलता जाएगा कि अभी सिर्फ हम इसे शुरुआत कर रहे हैं कि गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम कौन था। जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे तो हमारे सामने आएगा। तो चलिए, जिससे हम कह सकते हैं कि वे एक अच्छे घुड़सवार थे। इस प्रकार सिक्के इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चलिए, ये सिक्कों से जो इतिहासकारों को पता चलता है, ये सिक्कों के बारे में है। ये अभिलेख के बारे में था। अब आगे चलते हैं। तो आगे है हड़प्पाकालीन मुहरें मेसोपोटामिया से मिली हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। एक जगह है गुजरात में, धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का यह पूरा स्थल गुजरात में स्थित है। यहाँ से हड़प्पाकालीन नगर निर्माण योजना तथा जल निकास प्रबंध आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है सारनाथ का स्तूप। ये उत्तर प्रदेश में ही मिला है। सारनाथ में उत्तर प्रदेश में ही स्थित इस स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने कराया था। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। चलिए, अब साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं। साहित्यिक स्रोत वही होते हैं जो कि किसी तरीके से लिपिबद्ध किए गए। लिपिबद्धता जैसे ताड़पत्रों, भोजपत्रों, अभी हमने पढ़ा था, इन्हें कहाँ से ये प्राप्त होते थे? चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों को रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए, ये उस समय की कुछ पुस्तकें हैं जो प्राचीन काल में लिखी गई, जैसे वेद है, रामायण है, जैन और बौद्ध साहित्य हैं, कुछ जातक कथाएं हैं,
अर्थशास्त्र है, इसे इसके लिए इनके लेखक के नाम भी यहाँ लिखे हैं, वाल्मीकि, वेद व्यास, कौटिल्य। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, जिनका बचपन का नाम कौटिल्य था, बाद में उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। राजतरंगिणी कल्लण ने लिखी है। अच्छा, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जो लोग विदेशों से भारत में आए और उन्होंने यहाँ आकर स्थितियों के बारे में लिखा, तो वो एक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान से राजदूत आए थे, मेगस्थनी उनकी पुस्तक, हिंदी का बहुत फेमस पुस्तक है। यात्रा विवरण लिखे हैं फाइयान ने, जो चीनी यात्री था, यात्रा का ही एक विवरण शैली में लिखा है हवेन सांग ने। तो ये सब आर्यों के संबंध में, ये सब इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि पिछले इतिहास के बारे में हमें कहाँ कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये धार्मिक साहित्य है, इन धार्मिक साहित्य से इन लोगों के शासनकाल के, ये जो काल के विवरण कॉलम में दिया गया है, इन लोगों के शासनकाल के बारे में हमें इतिहास की जानकारी होती है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोतों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। प्राप्त स्रोतों की सहायता से ही इतिहासकार पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। चलिए, तो इन्हीं स्रोतों से हमें क्या पता चलता है? इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि वहाँ पे कृषि पालन कैसा था, कामगार लोग काम धंधे कैसे करते थे, मतलब व्यापार कैसे होता था, व्यापार में किस तरीके की मुद्रा का इस्तेमाल, मुद्रा आज जो रुपया पैसा हम बोलते हैं, तोलने के क्या साधन थे, वो किसी वस्तु की तोल माप तोल कैसे करते थे, लेन देन कैसे करते थे, उनकी शिक्षा कैसी थी, उनका रहन सहन कैसा था। तो इन सब से जो लिखित ये साहित्यिक स्रोत हैं, इनसे हमें इन चीज़ों के बारे में पता इन्हीं के बारे में पता लगता है। उस टाइम की धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी, क्या उस टाइम भी आज की पुलिस मिलिट्री की तरह सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था होती थी, क्या उस समय भी राजा होते थे तो प्रजा और प्रशासन कैसे संभालते थे, देवी देवताओं की पूजा कैसे करते थे, उनकी परंपराएं कैसी थी। तो इन सब से हमें ये पता चलता है। तो ये हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए, अब यहाँ बताया गया है कि कौन पहले कौन बाद में, कि जब इतिहासकार किसी एक जगह की खुदाई करते हैं, खुदाई क्यों करते हैं, पहले तो ये समझने की बात है कि हम खुदाई क्यों करते हैं। तो देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं। किसी भी पुरास्थल में कई बस्तियों के अवशेष मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं, घर टूटने पर दोबारा वही घर बना लेते हैं। अच्छा, तो ऊंचाई उठ जाती है, ये देखिए ऊंचाई उठ जाती है। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारण से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और सैकड़ों साल के बाद एक टीला बन जाता है। जब इस टीले की खुदाई की जाती है तो उसका सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है, उसके बाद के स्तर के बाद के युगों के होते हैं। चलिए, ये तो आप पढ़ के समझ ही गए होंगे किस तरीके से बताया गया है। चलिए, अब आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है इतिहास में तिथियां। तिथियां आपने जहां भी कहीं देखा होगा, वहां पे ईस्वी लिखा होता है, ईस्वी या ईसा पूर्व, अगर कहीं पढ़ा हो, नहीं तो पढ़ने को मिलेगा आगे। तो ईसा और ईस्वी में क्या अंतर है? देखिए, इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईस्वी में। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म के प्रवर्तक के जन्म से पहले का समय। तो ईसा पूर्व का समय ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। इसे अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं, अर्थात बिफोर क्रिस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईस्वी को अंग्रेजी में एडी लिखा जाता है। एडी लैटिन भाषा के दो शब्दों एनो डोमिनी से बना है और एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईस्वी या एडी का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब ये वही फिर से अभिलेख, स्तूप और पुरास्थल के बारे में बताया गया है। ये उसके बारे में बहुत शॉर्ट रूप में परिभाषा तौर पर दी गई है। चलिए, जिनके पास बुकें हैं वो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे सारी चीज़ों को और भी जानिए। अच्छा, चलिए, ये लिखा है कि महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ के लिखे हैं कि महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नंबर 2, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। नंबर 3, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। जी हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने भारत में सबसे पहले खुदाई आरंभ कराई थी और हमें वहाँ से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो उस खुदाई का सर्वप्रथम श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है।
चलिए, शब्दावली है, संग्रहालय किसे कहते हैं, धर्मेंद्र साहित्य क्या होते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम प्रश्न। तो हमारे प्रश्नावली जो अभ्यास प्रश्न बुक दिए गए हैं, जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और ये आपको अपना नोट्स तैयार करना है, तो ये हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है उत्तर लिखिए, और प्रश्न एक है ये, और उसका कै खंड है। तो कै खंड का प्रश्न है, प्राचीन काल के मानव किस किस पर अपने अभिलेख लिखते थे और क्यों। ये भी हमने पढ़ा है। तो चलिए हम इसका उत्तर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। प्रश्न लिखेंगे, कॉपी पेन लेके सब तैयार हो जाएंगे। और दूसरी एक बात है कि नहीं लिख सकते तो फिलहाल आप पढ़ लीजिए, क्योंकि कल तक आपको ये वीडियो उसी नंबर पर पीडीएफ रूप में मिल जाएगी। वहां आप इसे पीडीएफ के रूप में खोल पाएंगे और पीडीएफ को आप चेक करके लिख सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल हम केवल पढ़ते हुए चलते हैं। आप वीडियो में मेरे साथ पढ़ते हुए चलिए, आपको लगभग 65% ये चैप्टर याद भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल के मानव, यहां से शुरू करते हैं। प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल के मानव किस किस अभिलेख पर लिखते थे और क्यों। तो उत्तर में हम लिखते हैं, प्राचीन काल के लोग अपने लेख ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों और शिलालेखों पर लिखते थे, क्योंकि तब उन्हें कागज का ज्ञान नहीं था। ताड़पत्र क्या होते थे? ताड़पत्र ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते। भोजपत्र क्या होते थे? भुर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी। ताम्रपत्र क्या होते थे? तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े होते थे। अस्तमलेख पत्थर के खंभों पर लिखे लेख पत्र होते थे। शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख होते थे। चलिए प्रश्न नंबर 1 का क्या हो गया है। अब चलते हैं ख। वही बुक में आप जब देखेंगे तो यही प्रश्न आपको मिलेगा, मैंने इसे आगे नोट किया हुआ है। प्रश्न नंबर ख, पाठ में अब आपने सम्राट अशोक के किस अभिलेख के बारे में जाना। तो उत्तर में लिखते हैं, रुक्मिणदेही अभिलेख, जो कि पत्थर पर उत्कीर्ण है और नेपाल लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर ग, जितना मुझे ये लगा कि सही में इसका अभी इतना ही उत्तर लिखा जाना चाहिए, उतना मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर कोई इसे ज़्यादा लिखना चाहे तो वो बुक की सहायता ले सकता है। चलिए ग, इतिहास लेखन में सिक्के और अभिलेख किस प्रकार सहायक होते हैं, लिखिए। तो इतिहास लेखन में प्राप्त सिक्के और अभिलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय और उस समय की कला एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर घ, 1 का घ खंड है, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। उत्तर घ, मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जिसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्यकालीन समाज की झलक मिलती है। यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, 6 हो गया है। आप लोग इसे यहाँ पे झ लिखेंगे। मैं इस पेन से दरअसल माउस से लिख नहीं पाता, कोई भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने लिखने की कोशिश की। चलिए, इतिहास जानने के पुरातात्विक और साहित्यिक साधनों, स्रोतों का वर्णन कीजिए। चलिए, इतिहास क्या जानकारी हमें किस किस तरीके से मिलती है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, वही लिखते हैं। तो ठीक है, इतिहास की जानकारी हमें पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोतों से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में जहां अभिलेख, सिक्के, मुहरे, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र और शिलालेख हैं, वहीं साहित्यिक स्रोतों में रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, चाणक्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी और इंडिका आदि है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जहां हम पहले थे बुक के लास्ट में, वहां पे ये प्रश्न 1 के सभी खंड हमने कर लिए हैं। ये भी हो गया है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम भी हमने बता दिया है। इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत भी हमने बता दिए हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न आया, यहाँ पे शायद ए लिखा हुआ था, अंतर। चलिए आप सुन तो रहे ही हैं, समझ में जाएंगे। अंतर स्पष्ट कीजिए, प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राक ऐतिहासिक काल वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, पूर्व
ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। आदि ऐतिहासिक काल वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हैं किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल जिस काल समय के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं? पुरातत्ववेता और इतिहासकार। तो पुरातत्ववेता हम कहते हैं प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है और इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। चलिए अब 2 नंबर इतिहासकार। अतीत से प्राप्त साक्ष्यों और तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाने वालों को इतिहासकार कहते हैं। तो ये हमारा प्रश्न 3 भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4, सही कथन पर सही का निशान एवं गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। अब हमें इनके आंसर लगाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राक इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री है। नहीं, प्राक इतिहास जानने के लिए हमारे पास लिखित सामग्री नहीं है। प्राचीन काल के मानव कागज पर लिखते थे। नहीं, वो तो ताड़पत्रों, भोजपत्रों और शिलालेखों पर लिखते थे। तो ये गलत हो गया। सिक्कों एवं अभिलेखों से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। जी हाँ, सिक्कों और अभिलेखों से हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, पता चलता है उस समय की। ये सही हो गया। मैं एक बार दोबारा से फिर से लगा देता हूँ। ये सही हो गया। राजतरंगिणी कौटिल्य चाणक्य की रचना है। नहीं, कौटिल्य चाणक्य की तो अर्थशास्त्र है, राजतरंगिणी तो कल्हण की है, हमने अभी पढ़ा था। तो ये लगा देंगे सही। वेद धार्मिक साहित्य है। जी हाँ, वेद धार्मिक साहित्य है। फाहियान मौर्य काल में भारत आया था। जी नहीं, ये मौर्य काल में भारत नहीं आया था। तो चलिए ये हमारे 4 प्रश्न हो जाते हैं। तो चलिए हमारी क्लास आज यहाँ पूरी हो जाती है, हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है और हमने इसका जो लिखने का कार्य था वो भी पूरा कर लिया। तो बहुत जल्द ही मैं आपको ये कल तक शायद PDF में अवेलेबल करा दूंगा। आप में से जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमारी क्लासेस देखना चाहते हैं वो हमें 8954415528 पर ऐड लिखकर SMS भेज दीजिए, हम आपको उसमें ऐड कर देंगे और जल्दी ही हम आपसे अगली क्लास में किसी क्लास की या अगली क्लास की किसी सब्जेक्ट की क्लास लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। और देखिए हमें स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। कोविड-19 की फिर बात चलती है, आजकल हर तरफ इसी के चर्चे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया है कोविड-19 ने। तो जैसे ही कोविड-19 का प्रभाव कम होगा तो हम लोग अपने स्कूलों में मिलेंगे ही। बाकी यह है कि समय समय पर सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करते रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ नमस्कार।